नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। केंद्र सरकार ने कतर में कैद 8 भारतीयों को फांसी की सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर कर दी है। भारत को इन 8 भारतीयों से मुलाकात के लिए दूसरा काउंसलर एक्सेस भी मिल गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हम सभी 8 भारतीयों के परिजनों से संपर्क में हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी तरह की अटकलों का हिस्सा ना बने। सरकार लगातार कतर सरकार के भी संपर्क में है। कतर ने जिन 8 भारतीयों को फांसी की सज़ा सुनाई है वो सभी पूर्व नौसैनिक हैं। कतर ने अब तक आरोपों को भी सार्वजनिक नहीं किया है। घूसखान में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा पर रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है। बैठक में 6 सदस्यों ने महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने के लिए वोट किया, जबकि 4 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट किया। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी जाएगी। वो ही इस पर अंतिम फैसला लेंगे। महुआ के मामले को लेकर एथिक्स कमेटी के जो रेजोल्यूशन था वो अडॉप्ट कर लिया गया। अरे नहीं, उन्होंने कहा, हम तो बोले हम तो प्रक्रिया पर उठाए, अब तो प्रक्रिया का ही पालन नहीं किए, लेकिन इसी पर हम लोगों ने उठाया। और इंसाफी के नहीं, वो कह रहे कि 6-4 से जो है वो बहुमत उसके पास था तो करेगा ही। हाँ, बहुमत उसके साथ है तो वो कर ही सकता है। लेकिन हम लोगों ने विरोध किया। 2 मिनट में चेयरमैन ने मीटिंग ही खत्म कर दी, बात ही नहीं सुना हम लोग। आज रिपोर्ट के ऊपर हमारा विचार विमर्श था, लेकिन विचार विमर्श न करते हुए फिर से दनिश अली जी ने हंगामा करना शुरू किया। तो हमारे चेयरमैन साहब ने सही कहा कि वोटिंग करा देते हैं। उसके बाद 5 मिनट के अंदर वोटिंग हुई और 6-4 वोटिंग हुई, 6 समर्थन में और 4 विरोध में। उसके बाद हमने निश्चित किया है कि रिपोर्ट को हम आदरणीय लोकसभा स्पीकर के पास भेजेंगे और उसके बाद क्या होगा वो तय करेंगे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री भी लगातार मध्य प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने नीमच, छतरपुर और सतना में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बुंदेलखंड को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया। आप भी कांग्रेस को 100 साल तक सत्ता के लिए तरसाएं। सतना में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अयोध्या में जिस भक्ति भाव से हम श्री राम का भव्य मंदिर बना रहे हैं, उसी भक्ति से गरीबों के घर भी बनाते हैं। जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में घर नहीं मिले हैं, मेरी गारंटी है कि उनके घर भी बन जाएंगे। बुंदेलखंड जल संरक्षण की व्यवस्था में बहुत आगे था, तो फिर आजादी के बाद बुंदेलखंड को बूंद बूंद पानी के लिए किसने तरसाया? किसने तरसाया? पानी के लिए किसने तरसाया? क्या उस कांग्रेस को सत्ता के लिए तरसाएंगे आप? 100 साल तक तरसाइए इनको, 100 साल तक, तब इनका दिमाग ठिकान पे आएगा। बिना पानी तरसना क्या होता है, बिना सत्ता को कैसे तरसना होता है, यह कांग्रेस को पता चलना चाहिए। उधर कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश चुनाव के प्रचार में पूरी ताकत लगाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज जबलपुर और अशोकनगर में रोड शो किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी चित्रकूट में रैली की। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने कहा कि मैं जो वादा करता हूं उसे निभाता हूं। पिछली बार वादा किया था किसानों का कर्ज माफ होगा और पहली कैबिनेट बैठक में ही कर्ज माफ हुआ था। इस बार मैंने मन बना लिया है कि मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में जातिगत गणना होकर रहेगी। घोटालों से जिंदगी बर्बाद हो गई है उनकी। जवाब आपको क्या मिलता है? आपको सरकार चलाने में भागीदारी होती, आपके लोग यहां बेरोजगार नहीं दिखाई देते। बीजेपी ऐसी सरकार चलाती है, आप में नफरत फैला देंगे, हिंदू मुस्लिम कर देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे और फिर आप जीएसटी में पैसा डालोगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज विधानसभा में जीतन राम मांझी पर भड़क उठे। जातिगत सर्वे पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मेरी मूर्खता से जीतन राम मांझी सीएम बने।
इनको कोई ज्ञान नहीं है। जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। नीतीश कुमार 1985 में विधायक बने, जबकि मैं 1980 से विधायक हूँ। इतना बढ़िया काम कर दिया गया और मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूँ और आप लोग इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था सात पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। गजेटेड ऑफिसर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनका रोस्टर 1971 से लागू है और उस समय से आज तक कम से कम 16% आरक्षण मिलना चाहिए था प्रमोशन में, लेकिन आज मात्र 3% आरक्षण है। ये हम कहना चाह रहे थे। इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री तमक करके उठ गए और उठ करके अनाप शनाप ऐसी बातें बोलने लगे, हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 2 महीने बाद राम मंदिर का उद्घाटन होगा। इससे पहले इस छोटे से शहर की काया पलट हो रही है। एनडीटीवी के तनिष्क पंजाबी और राजेश गुप्ता ने वहां जाकर पता करने की कोशिश की, क्या जनवरी के अंत तक सब कुछ सही तरह से बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में दाखिल होते ही खुदी हुई सड़कें दिखती हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार अपनी पूरी तैयारियों में जुटी है कि जनवरी 2024 तक राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अयोध्या नगरी पूरी तरह सज संवर जाए। यहाँ के 25 लाख निवासी ऐसा विकास देख रहे हैं जिससे उनकी जिंदगी का कोई भी पहलू अनछुआ नहीं रह गया है। हनुमानगढ़ी मंदिर जाने वाली सड़कों का पूरा हुलिया बदल चुका है। यहाँ की पुरानी दुकानें गिरा दी गई हैं और सड़कें चौड़ी करने के बाद कुछ दुकानें फिर से बना दी गई हैं। सरकार का कहना है कि दुकानदारों को मुआवजा दे दिया गया है। कुछ महीनों के लिए हनुमानगढ़ी के आसपास धंधा मंदा रहा, लेकिन दुकान वालों को लगता है कि भविष्य उज्जवल है। पहले तो उतना कुछ भी नहीं था, यात्री भी नहीं आते थे। अब जो है यात्री भी थोड़ा आने लगे, हम लोग का इनकम भी बढ़ा है और आगे जाके बढ़ने वाला ही है। ये कि दुकानें छोटी हो गई है, लेकिन जो है इनकम तो बढ़ेगी। हनुमानगढ़ी के आसपास गिने चुने मुस्लिम दुकानदारों में रईस मोहम्मद हैं, जो यहाँ होने वाले पुनर्वास से काफी खुश हैं। ठीक हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। व्यापार में जैसे पहले क्या होता था कि नवंबर दिसंबर में जैसे सन्नाटा रहता था, पब्लिक बहुत ही कम आती थी, लेकिन अब चहल पहल बनी रहती है। लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना बना रहता है। व्यापार में भी वृद्धि भी है। ऐसा नहीं कि हर कोई खुश ही है। 50 साल के राजकुमार सैनी लगभग 30 साल से हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर फूल बेचते रहे हैं। उनकी किराए की दुकान तोड़ दी गई थी, इसलिए अब वो सड़क पर ही फूल बेचने पर मजबूर हैं। जहाँ पर हम 500 बेचते थे, तहाँ हम 200 नहीं पूर्व पड़ रहे हैं। क्या करें? जहाँ 500 चलता था गोलाई जब दुकान थी, तब तो चल जाता था। मार्केट के ऊपर है, ऐसी बात नहीं है। कहीं 500 मिले, कहीं 100 मिले, कहूँ ये तो फूल माले। और उनका लोगों का भी वैसे ही मार्केटिंग ऊपर है। हमारा फूल बिक जाएगा तो हम कहेंगे हाँ बिजनेस हमारा अच्छा हो रहा है। जो हमारा फूल नहीं बिकेगा तो हम कैसे कह देंगे कि हमारा बिजनेस सही है। जनवरी 2024 में 3645 वर्ग मीटर वाले 2 मंजिला रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। ये अंडर कंस्ट्रक्शन अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन, जो भले ही इस वक्त खाली लग रहा हो, मगर इंतजार कर रहा है आने वाले समय में लाखों पर्यटकों का। अयोध्या में अभी से पर्यटकों की तादाद में इजाफा हुआ है। कई नए होटल खुल गए हैं। हालांकि राम मंदिर के उद्घाटन में 2 महीने का समय है, लेकिन फिर भी होटल पूरी तरह बुक्ड हैं। जैसे अगर आप पहले की बात करेंगे, जब ये अयोध्या 2022 की डेट थी जब हमने ओपनिंग की थी, और अयोध्या में तब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का आगमन होना चालू हुआ था। और जब रामलला के इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारियां चालू हुई थी और अयोध्या में कंस्ट्रक्शन के काम और तेज़ी से चलने लगे थे, और रामलला की स्थापना का डेट जो फिक्स हुआ था, उस समय के
और इस समय के अगर दौरान के बीचों की बात की जाए तो डेफिनेटली उस समय अगर 30% की ऑक्यूपेंसी रहती थी अयोध्या के अंदर टूरिज्म को लेकर, ट्रैवल सेक्टर को लेकर, तो आज वो 80% पे पहुंची हुई है डेफिनेटली। अयोध्या बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहाँ के लोग उस तेजी की आदत डाल रहे हैं, पर सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये तेजी आने वाली समय सीमा के साथ तालमेल बिठा पाएगी। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ प्रमोद श्रीवास्तव और तनिष्क पंजाबी, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली प्रदूषण से बेहाल है, हर जगह छाई हुई है जहरीली धुंध के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने कहा कि कृत्रिम बारिश में होने वाले पूरे खर्च को उठाने के लिए तैयार है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने इसके लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए। दिल्ली सरकार IIT कानपुर के साथ कृत्रिम बारिश की तैयारी कर रही है। 20 और 21 नवंबर को कृत्रिम बारिश हो सकती है। इस सबके बीच दिल्ली की हवा का स्तर खतरनाक बना हुआ है। आनंद विहार, RK पुरम, पंजाबी बाग, IT समेत दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 से ज़्यादा बना रहा। उधर पंजाब सरकार के दावे के बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। पंजाब सरकार के मुताबिक 2022 की तुलना में इस साल पराली जलाने की घटनाओं में 40% की कमी आई। हालांकि इस दावे की तस्दीक पंजाब के कई शहरों की हवा नहीं कर रही है। बठिंडा, फिरोजपुर समेत कई इलाकों में हवा का स्तर बहुत खराब बना हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पंजाब के अधिकारी अब कार्रवाई कर रहे हैं। आज फिरोजपुर में पंजाब के अधिकारी खेतों में आग बुझाते हुए दिखे। तो यह है सांसों पर संकट और दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में बढ़ते प्रदूषण पर कैसे काबू पाया जा सकता है। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें व्हाट्सएप करें। नंबर है 9560055787। हम सबसे अच्छे सुझावों को यहाँ रख रहे हैं। तो NDTV को लगातार लोगों के सुझाव मिल रहे हैं कि आखिरकार समस्या से कैसे निपटा जाए। इंदौर से चेतना भाटी का कहना है कि हर रेड लाइट पर गाड़ियों के इंजन बंद होने चाहिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन बढ़े। चेन्नई से वासुदेवन कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कवरेज बढ़ाया जाए। राम हैं बागपत से, उन्होंने लिखा उत्तराखंड के लिए जो हाईवे बन रहे हैं उसके लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं, इससे भी प्रदूषण बढ़ रहा है। पेड़ काटने पर रोक लगाई जाए। बेंगलुरु में कचरा उठाने वाले सलमान शेख को कचरे के ढेर से 23 बंडल अमेरिकी डॉलर्स के मिले हैं, जिनकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है। ये घटना 1 नवंबर की है और सलमान को जब ये बंडल मिला तो वो घबरा गया। उसने रकम घर में रखी और अपने मालिक के वापस आने का इंतज़ार किया। 5 नवंबर को जब सलमान का मालिक वापस आया तो रकम मालिक के हवाले कर दी। सलमान के मालिक ने पूरी घटना समाज सेवी कलीमुल्लाह को बताई और उनकी मदद से फिर बेंगलुरु पुलिस को ये सूचना दी गई। अब पुलिस ने ये रकम जांच के लिए भेजी है ताकि पता चल सके कि डॉलर असली है या नकली। ये पूरी रकम एक केमिकल में भीगी हुई मिली थी और इसे लेकर भी जांच चल रही है। इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई। बेंगलुरु के हेब्बाल में कूड़ा कचरा उठाने वाला सलमान शेख उस वक्त हैरान रह गया जब कचरे के ढेर में उसे एक ऐसा बैग मिला जिसमें रसायन में डूबे 23 बंडल अमेरिकी डॉलर्स थे, जिसका वैल्यू 25 करोड़ रुपए है। घटना 1 नवंबर की है। सलमान घबरा गया। उसने ये बंडल अपने घर में रखा और जब उसके कंपनी का मालिक बप्पा 5 नवंबर को वापस आया तो सलमान ने वो रकम उसके हवाले कर दी। बप्पा भी घबरा गया। उसने फौरन समाज सेवी कलीमुल्लाह से संपर्क किया। कलीमुल्लाह ने बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद से बात की और उन्होंने सबों को करेंसी के साथ अपने पास बुलाया। हेब्बाल पुलिस को जांच सौंपी गई,
जिसे ये पूरा मामला ब्लैक डॉलर स्कैम से जुड़ा लग रहा है, यानी करेंसी डबल करने की धोखाधड़ी। यूएस डॉलर्स को रिजर्व बैंक भेजा गया है जांच के लिए, ताकि ये पता चल सके कि डॉलर्स असली हैं या नकली। सभी नोट्स रसायन में भीगे थे, ऐसे में शक ब्लैक डॉलर स्कैम पर है। लेकिन इस मामले में एक मोड़ आया। बप्पा ने आरोप लगाए कि मामला सामने आने के बाद कुछ लोगों ने 7 नवंबर को उसका अपहरण कर लिया। उन्हें शक था कि रुपए अब भी बप्पा के पास हैं। कुछ घंटों की पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी की मदद से जांच कर रही है, ताकि अगर बप्पा का अपहरण हुआ तो उस गाड़ी को तलाशा जा सके जिसमें बप्पा को वापस हेब्बाल के पास छोड़ा गया। अगर उस गाड़ी का पता चल गया तो बैग में मिले डॉलर्स की गुत्थी भी सुलझ जाएगी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।